अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मैंने आपको एक खुशखबरी सुना दी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सर आप ये रोज़ कह तो देती हैं, लेकिन हमारे दिनों में वही परेशानियाँ, वही मुश्किलें, वही मुश्किल फ़ैसले हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं जिससे हम कतराते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि भाई काश कोई ऐसी चीज़ हो कि हमारे सामने एक नियॉन साइन आ जाए जो हमें अगले 50 साल का पूरा मंजर दिखा दे और ये बताए कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अगर आप भी किसी ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं, ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपके सामने कई सारे रास्ते हैं, या हो सकता है रास्ते थोड़े धुंधले हैं, आपको नहीं पता कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि साल की शुरुआत में ऐसा फील करना, इट इज़ वन नेचुरल, सेकेंडली आपको कहीं ना कहीं इट इज़ द रेजिड्यू ऑफ द लास्ट ईयर, जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि भाई पिछले साल बड़े सारे प्लान बनाए थे, कुछ फैसले लेने थे, कुछ वादे किए थे जो पूरे करने थे, लेकिन वक्त गुजर गया और कुछ भी ना हुआ। अगर मैं ये आपसे शेयर करूं कि अभी परसों आई वाज एट IBA और वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी स्टूडेंट्स की, जिसमें तकरीबन 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स पूरे कराची से वहाँ पे मौजूद थे। एंड वी हैड अ सेशन अबाउट लाइफ कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने पैशन को ढूंढना चाहते हैं, तो आप क्या करें। अब हमारे लिए अभी भी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की हासिल नहीं की है कि आपके पैशन का आपको कोई रोड मैप मिल सके। ये गूगल डेस्टिनेशन नहीं है कि गूगल मैप्स में आपने डाला कि जी बताइए मेरी मंजिल क्या है, और गूगल जनाब आपको 5-6 रास्ते बता दे, ट्रैफिक एस्टिमेट करके भी बता दे, ये भी बता दे कि जी पैदल जाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, गाड़ी में जाएंगे तो 20 मिनट लगेंगे, टैक्सी बुलानी है तो उसको आने में 10 मिनट लगेंगे। पैशन के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, पैशन की तरफ बढ़ने के लिए आपको फ़ैसले लेने पड़ते हैं। कुछ लोग इन फ़ैसलों को कुर्बानी से भी मुतरादिफ जानते हैं। वो कहते हैं कि जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अहम बात यह है कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सही फ़ैसला जानते भी हैं, जो ये भी जानते हैं कि अगर उनको एक सर्टन गोल को अचीव करना है, एक मंजिल को पाना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन उनसे नहीं हो पाता। तो अगर आपका 2019 का रेजोल्यूशन ये है कि आप चाहते हैं कि आप फ़ैसले बर वक्त लें और मौसर अंदाज में लें, तो आज का शो आपके लिए है, क्योंकि आज का हमारा रेजोल्यूशन यही है। और हमारे साथ कोई रेजोल्यूशन मेंटोर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही इसके बारे में आपको कुछ टिप्स दूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारी ये कश्मकश होती है फ़ैसला लेने से पहले, वो बहुत नेचुरल है। मैं भी कई दफ़ा कोई भी अहम फ़ैसला लेने या कभी कभार कोई छोटा फ़ैसला लेने से भी, आप देखें कि जो इनडिसाइसिव लोग होते हैं वो अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जाएं और उनके सामने मेन्यू रखा हो तो वो सोचते ही रहते, कभी साथ वाले की तरफ देखते, कभी उससे पूछते तुमने क्या मंगाया, अच्छा पिछली दफ़ा आए थे तो क्या अच्छा था यहाँ पे। फ़ैसला लेना एक बहुत ही क्लैरिटी की ज़मानत होता है, यानी आपका जहन एक तो नंबर 1 पीसफुल है, आप बहुत पुरसुकून हैं और आप एक डिसीजन लेने के लिए जो उसका रिक्वायर्ड एक्शन है वो करने के लिए आमादा हैं। तभी लोग बार बार कहते हैं कि जो आपके दिल की है वो कीजिए। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर अपने सब्जेक्ट में या अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनके लिए सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल नहीं होगा, वक्त पे चीज़ों को सबमिट करना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो आपकी दिलचस्पी की चीज़ नहीं होती ना, उसमें आपको फ़ैसला लेना, आगे बढ़ना और आप डिले करते चले जाते हैं। सो बेसिकली आज का हमारा रेजोल्यूशन इस हवाले से है कि बर वक्त फ़ैसले कैसे लिए जाए। सबसे पहली चीज़, मुझे लगता है कि बेचारी गोल्डफिश तो ऐसे ही बदनाम है जिसमें हम कहते रहते हैं कि जी उसका अटेंशन स्पैन सिर्फ 5 सेकंड का या 7 सेकंड का होता है। ह्यूमन बींग्स उससे भी बुरे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे एक रहम ये किया हुआ है कि हमारे दिल की आवाज़ या हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपके सामने फ़ैसले लेने के लिए 2-3 ऑप्शंस आएँ तो अपने दिल की आवाज़ सुने, क्योंकि पहले 10 सेकंड में वो जो चाहता है वो आपको बता चुका होता है। उसके बाद सारा दिमाग का काम शुरू होता है, बिकॉज दिमाग साहब बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं इसकी कीमत ज़्यादा है, ये लॉजिकल नहीं है, क्या तुम इतने पैसे स्पेंड करोगी, फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लॉजिक या आपका माइंड आपको बताता है। लेकिन अगर आपने वाकई ज़िंदगी में कामयाब रहना है तो ये जो दिल की आवाज़ जिसको आप अक्सर रद्द करते रहते हैं उसको ज़्यादा सुनना शुरू कीजिए। फिर इसके अलावा एक टिप आपके लिए ये भी हो सकती है कि जब एक दफ़ा फ़ैसला लेने की घड़ी आ जाए और आप फ़ैसला ले लें तो उस पर थोड़ा अटल रहने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर फ़ैसला लेने के बाद मुश्किलात आती हैं। ये मुश्किलात आपको टेस्ट कर रही होती हैं कि आप कितने साबित कदम हैं। लेकिन अगर आपने फ़ैसला ले लिया है सो जस्ट स्टिक इट आउट। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट है और वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि जी मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, किस कॉलेज में जाऊँ, नया नया जब वो अगर मेडिकल कॉलेज
कॉलेज में गया है या बिज़नेस कॉलेज में गया है या उसने अपनी फील्ड चेंज की है, तो शुरू में मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने उसी में से अपना रास्ता निकालना है। एंड द सेम गोज़ फॉर प्रोफेशनल पीपल कि अगर आपने, बल्कि ज़िंदगी का हर फैसला, प्रोफेशनल लोग भी जॉब स्विच करते हैं तो फिर थोड़े अरसे तक उनको वो डिप्रेशन रहती है कि क्या मैंने सही किया, क्योंकि पिछली जगह से मानूस हो चुके होते हैं, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के सिस्टम्स को जानते होते हैं, नई जगह एडजस्ट करने में मसला होता है। यही चीज़ आपके नए मोहल्ले पे भी अप्लाई होती है, नए स्कूल पे भी अप्लाई होती है। सो बेसिकली चेंज या एक नया फ़ैसला थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो लेके आता है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अपने फ़ैसले और अगर गलत फ़ैसले भी किए हैं उनको सेलिब्रेट करना सीखिए। कई दफ़ा हम अपने पुराने फ़ैसलों पे अफसोस करते रहते। कल मैंने एक बड़ी अच्छी कन्फ्यूशियस की सेइंग देखी, उसने कहा कि इट इज़ ऑल राइट अगर लोगों ने आपके साथ गलत किया है या आपके साथ गलत रवैया अपनाया है, इट इज़ नॉट ऑल राइट कि आप उसको बारे में सोचते रहें बार बार। यही चीज़ आपके गलत फ़ैसले या ऐसे फ़ैसले जिस पे आप पछता रहे हैं उस पर भी अप्लाई होती है। दूसरों को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, गलती हो गई, इंसान है, गलती को या तो आप करेक्ट कीजिए, निभा लीजिए, उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल कीजिए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसा कोई फ़ैसला किया है जो बैकफायर कर गया है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर दूसरों के साथ अगर आपका दूसरे मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पे, तो उनके साथ हंसिए और एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा जब वाकई आपको अपने गलत फ़ैसले पे हंसी आएगी और उसका अफसोस, उसकी तकलीफ़, उसका दुख ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज के हमारे रेजोल्यूशन से रिलेटेड बातें हैं। अब चलते हैं, आपको ये बताते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है शो में। सबसे पहले आज आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह हम देख रहे हैं कि नई नई प्रोडक्शंस, नए नए सब्जेक्ट्स और वो एक्टर्स जिनको आप सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पे नहीं देखते थे, पहले सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते थे, वो अब इंशाल्लाह ताला अब अपना डेब्यू करने लगे हैं। उनके लिए ये फ़ैसला कितना मुश्किल था। उनके सामने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई होंगी, या फिर अगर स्क्रिप्ट्स बहुत सारी नहीं भी आई, इस स्क्रिप्ट की हामी भरने के लिए ये फ़ैसला उन्होंने कैसा लिया, किन चीज़ों को अपने जहन में रखा। एक ऐसी ही मूवी जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, उसकी स्टार कास्ट से, उनके डायरेक्टर से हम आपको मिलवाएंगे। मूवी का नाम है जी गुम। अब हम में से अक्सर लोग थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो लगता है कि हमारे दिल की आवाज़ है। ऐसी अननोन जगह पे अगर आप पहुंच जाएं तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हम ये मिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुमशुदा लोग हैं ये क्या बात करने वाले हैं आपसे और ये स्टोरी किस हवाले से है। एंड ऑफ कोर्स हमारी रेगुलर आज इन फोकस स्टोरीज़ भी होंगी, मिलो पाकिस्तान भी होगा, जिसमें एक ऐसे ही स्टार स्टूडेंट से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का, हम सब का नाम रोशन किया। ऐसे स्टूडेंट्स कैसे फ़ैसले लेते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तालीम की तरफ डेडिकेटेड होती है या कोई को-करिकुलर एक्टिविटीज़, पैशंस और हॉबीज़ भी होती हैं, ये भी जानेंगे। ऑल दैट इन टुडेज़ शो। हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। जी जनाब, सो दीज वर द टॉप स्टोरीज़ टुडे। और अब बात करते हैं जो हमने आपको 2 रोज़ कबल बताया था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक खिताब करेंगे प्राइम टाइम टेलीविज़न पे, और ये खुसूसन बात की जा रही थी कि वो मेक्सिको और यूएस के बीच में जो उनके हमेशा से कैंपेन ट्रेल में एक तरह से डिफाइनिंग इंटरनल पॉलिसी मैटर है, उन्होंने एक मेक्सिकन वॉल के हवाले से बार बार इशारा दिया, बहुत रिबटल भी फेस किया, लेकिन लगता है कि वो इस पॉलिसी पे कायम और दायम है। उसके जो इस वक्त बात की जा रही है कि एस्टिमेट कितना आएगा, तो ये तकरीबन $5.7 बिलियन की लागत से ये सरहद, ये वॉल बनाने की बात की जा रही है। जिस तरह के ऐसे बहुत सारे मसाइल से पाकिस्तान भी जूझता रहा है। आपको बताते चलें कि अगर हम इशारा देना चाहें यहाँ पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को भी बार बार कहा जाता है कि वो पोरस है, वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स और अक्सर दहशतगर्द भी पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अमेरिका ने इस हवाले से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि ये फियर पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, क्योंकि पहले जहाँ से ये गुफ्तगू शुरू हुई थी, कहा गया कि जब मैक्सिकन इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में दाखिल होते हैं तो वो अमेरिकन जॉब्स, जो लो पेइंग जॉब्स होती हैं, उस पर अपना हक जमा लेते हैं, ये जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और एक तो नंबर 1 उनकी इकॉनमी पे इससे बोझ पड़ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक थ्रू आउट हिज कैंपेन ट्रेल ये जॉब्स यकीनन अमेरिकन की हैं। अगर मैक्सिकन को रोक दिया जाए तो अमेरिकन के लिए मज़ीद जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि ये यकीनन वो जॉब्स हैं
हैं वो ब्लू कॉलर लो पेइंग जॉब्स हैं जिसको आमतौर पे अमेरिकन करना भी नहीं चाहते, एंड दैट्स वेयर द मैक्सिकन इलीगल इमिग्रेंट्स एक्चुअली फिल द गैप। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 9 मिनट की जो उनकी स्पीच रही है उसमें लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई लोगों ने इसको रिबटल करते हुए, जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने कहा कि ये एक क्रूअल और काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी मैटर की तरफ इशारा करता है। आज हमने इसी हवाले से बात करने के लिए अभी हम अपने कुछ एनालिस्ट से राब्ता कायम कर रहे हैं ताकि एक भरपूर अंदाज में इसको समझने की कोशिश की जाए। आप अगर इस स्पीच की तरफ देखें, इस 9 मिनट की जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच रही है, जो हवाला वो दे रहे हैं, अब इसमें जॉब्स और इलीगल इमिग्रेशन, मईशत पे बोझ से बहुत आगे बात निकल गई है। इसको मज़ीद ग्रूसम बनाते हुए, इसकी जो अपने तरीके से उसको और ज़्यादा रिझाने के लिए, इस बिल को पास कराने के लिए, इस बजट को पास कराने के लिए जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसमें बार बार हवाला ये दिया गया कि ये आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत सारे क्राइम्स में, जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि और कितना अमरीकी खून बहेगा जिसके बाद ये पार्लियामेंट, ये लोग, ये डेमोक्रेट्स इस बात पे मानेंगे, ये हाउस इस बात पे मानेगा कि ये वॉल बनाना बहुत ही ज़रूरी है और इन इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना बहुत ज़रूरी है। बार बार हवाला दिया गया कि मैक्सिकन्स जो जिस किस्म के जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का कत्ल व गालत किया गया और उनके हाथ पैर काटे गए, उनकी गर्दनों को काटा गया। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की बातें करके क्या प्रेसिडेंट ट्रंप एक पूरी की पूरी कौम को, यानी मैक्सिकन्स को लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं? दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन रेसिज्म। इसी हवाले से बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत सारे खिताबात, उनका जो स्टांस रहता है ये अक्सर कंट्रोवर्शियल होता है और ख़ुसूसन हम पाकिस्तान के हवाले से भी देखते हैं कि कभी पाकिस्तान को डू मोर की बात कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छे ताल्लुकात का हवाला देते हैं। बट वन थिंग ही हैज़ बिन कंसिस्टेंट अबाउट इज़ कि ये जो दीवार या ये सरहद या इसको कहना चाहिए स्टील वॉल वो क्रिएट करना चाहते हैं US मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर। इसको आप कैसे देख रहे हैं और ख़ुसूसन उनका जो लेटेस्ट खिताब अभी मंगल के रोज़ आया है? देखिए, सदर ट्रंप ने अपनी हठधर्मी की वजह से खुद अमेरिका के अंदर कांग्रेस में, सेनेट में अपने बहुत सारे पार्टी के अरकान को भी मुखालिफ बना लिया है जी। इस वक्त जो साबिका वजीर दिफा चक हेगल ने भी ये बात 2-3 ज़राए इब्लाग से कही है बड़े वाज़ेह तौर पे कि सदर ट्रंप को अब तक ये समझ नहीं आई कि अमेरिका के जो कारोबार है, अमेरिका की हुकूमत है जी, वो सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यहाँ पे कांग्रेस भी है और सेनेट भी है और इसमें दूसरे इदारों का इत्तेफाक राय भी शामिल होता है। तो उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप खुद अमेरिका को इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा रहे हैं। तो बाहर की दुनिया तो इस वक्त उनके नज़दीक इतनी आम नहीं है जितनी उन्होंने अपनी एक अना का मसला बना लिया है मेक्सिको के सरहद पे दीवार बनाने की वजह से। और अब गालिब खुद उनकी पार्टी के अंदर से कई लोग मुसलसल ज़राए से ये बात किए जा रहे हैं कि एक अपने गुस्से की वजह से, अपने गुस्सीले मिजाज की वजह से सदर ट्रंप ने गवर्नेंस को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। कोई 8 लाख के करीब वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं जिनको 20 रोज हो गए हैं, अमलन उनको तनख्वाह कोई नहीं मिली है और उन्हें, और ये कि बुनियाद वो यही है कि मेक्सिको के साथ दीवार बनाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। और कांग्रेस और डेमोक्रेट, सेनेट ने, मसलन सेनेट में डेमोक्रेट्स ने और कांग्रेस में भी अक्सर अरकान ने इससे इनकार किया है। आप क्या समझते हैं कि लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने खुद भी इशारा दिया कि इन 8 लाख अफराद की जो सैलरीज हैं ये स्ट्रॉन्ग आर्म करने के लिए, यानी अपनी एक तरह से उनको दीवार से लगाने के लिए, और ये 5.7 बिलियन US का बिल पास कराने के लिए, जो कि वो कह रहे हैं कि मेक्सिको की ये दीवार बनाने में काम आएगा। क्या लोग कह रहे हैं कि हो सकता है नेगोशिएशन इतनी हो कि ये प्राइस थोड़ी नीचे ले आएँ, लेकिन वो इस बात पर बहुत साबित कदम है कि ये दीवार बननी ज़रूरी है? इसका क्या रद्द अमल आ सकता है खित्ते में, और मेक्सिको की तरफ से आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि पहले वो कह रहे थे मेक्सिको को कि वो भी हिस्सा डालें इस मालियत में? जी बिल्कुल, उसमें देखिए 5-6-7 अरब डॉलर अमरीकी रियासत के लिए कोई मानी नहीं रखते हैं जी। तो पता कितने 100-200 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है जी। उसमें असल मसला इस वक्त उसूल का है और अना का है। जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नजदीक ये दीवार नहीं होनी चाहिए। पहले से जो कवानीन, जो
रुकावटें मौजूद हैं वो काफ़ी हैं। अलबत्ता कवानीन को बेहतर बनाया जा सकता है मुल्क के अंदर, ताकि बैरून ममालिक से आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं उनको आसानी ना हो अमेरिका की शरीयत हासिल करने के लिए। लेकिन ट्रंप का ये इसरार है कि उन्होंने 7.5 अरब डॉलर हासिल करने हैं, और वो भी कांग्रेस और सेनेट से हासिल करने हैं, जिसके इस वक्त इम्कानात बहुत कम हैं। और रफ्ता रफ्ता हो सकता है कि अगर 2-4 दिन ये सिलसिला जारी रहा तो उसमें एक सदर फिर एक इमरजेंसी हंगामी हालत का नफाज कर सकता है, और उसके तहत कुछ फंड्स मुहैया हो सकते हैं जो कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन। इम्तियाज साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि लगता है इस मामले में बहुत सारी पेचीदगियाँ आईं, लेकिन समहाउ प्रेसिडेंट ट्रंप उससे निकलते चले गए। हमने इसी हवाले से एक बहुत बड़ा इशू ये देखा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स, जो खास तौर पर मैक्सिकन इमिग्रेंट्स अमरीकी बॉर्डर पर पहुँचते थे, उनके साथ आए हुए छोटे बच्चों को, माइनर्स को, उनसे अलग कर दिया जाता था। बहुत ही ग्रूसम डिटेल्स हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। दिल दहलाने वाले मंजर थे कि 6 माह का छोटा बच्चा भी कन्फाइनरी एक जेल, बल्कि एक पिंजरा नुमा जेल में अकेला पड़ा होता था। क्या इनके पास वो सहूलतें मौजूद थीं कि वो इतने छोटे बच्चों को लुक आफ्टर कर पाते? जो उनके जहनों पे असर पड़ रहा था कि वो एक ट्रॉमा से गुजरते थे, जज के सामने पेश होते थे, एक छोटे बच्चे से पूछगछ की जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स इन चीज़ों को रिवर्स कराने में एक उनको सियासी नाकामी हुई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, तो मेरा ख्याल है जितने भी अमरीकी हैं वैसे तो मजमूई उन्हें अपना कौमी मफाद अजीज होता है। आप जो बातें कर रही हैं वो हुकूक इंसानी की बातें हैं, तरस खाने वाली बातें हैं, और ख़ास तौर पे जब बड़े हाथियों की लड़ाई हो तो उसमें घास और गेहूं भी पिस जाता है। उसमें वो फिर दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग तो कतई नज़र अपने अवाम को भी वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस वक्त 2 हाथियों की लड़ाई है, और उसमें उसकी बुनियादी वजह सदर ट्रंप की एक अना है, वो भी मेक्सिको के साथ दीवार बनाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये अभी जितनी भी हम आरा सुन रहे हैं अमेरिका के अंदर से, खास तौर पे वो रशिया इन्वेस्टिगेशन भी करीब आ रही है, तो उसमें लगता है कि सदर ट्रंप रफ्ता रफ्ता अब तनहा हो रहे हैं। अगरचे उनको ऑन ग्राउंड अमरीकी कुछ अवाम की 47-48% हिमायत हासिल भी है, लेकिन कांग्रेस और सेनेट के अंदर इतना अभी आसानी से उनके लिए हुक्मरानी करना आसान नहीं रहेगा। तो बीइंग एक जो हम कहते हैं कि एक बहुत ही सुपर पावर का दर्जा रखने वाली इस रियासत का, आप आने वाले दिनों में इनका क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और तनहा हो जाते हैं और मुल्की सियासी मामलात उनके और उलझते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यानी अमरीका के जो गैर पूरी दुनिया से जो ताल्लुकात है, दूसरे ममालिक में जो उनका असर रसूख है, उस पर क्या असर पड़ेगा इन तमाम मामलात का? देखिए, वो तो रफ्ता रफ्ता अमेरिका का नफूज कम ही हो रहा है ना। अगर आज से 15 साल पहले का और आज का मुवाजना करें तो अमेरिका का असर नफूज खास तौर पे एशिया में तकरीबन 50% कम हो चुका है। सिर्फ भारत के साथ ताल्लुकात की वजह से वो असर नफूज कायम है, इसी तरह जापान के साथ। लेकिन अगर आप चीन को देखें, चीन, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों को देखें, तो वो असर नफूज कोई 50% के करीब कम हो चुका है। असल मसला अब अंदरून अमेरिका के अंदर है कि वहाँ पे आइंदा आने वाले हफ्ते और महीने क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्योंकि अमेरिका इस तरह से नहीं चल सकेगा। अलबत्ता ये हमें जहन में बात रखनी चाहिए कि जैसे चक हेगल ने कहा कि अमेरिका कोई सिर्फ एक शख्सी हुक्मरानी का ताबेदार नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं और उन तमाम को साथ लेके चलना पड़ता है। तो जब ये दूसरे इदारे देखेंगे कि उनके अमरीकी मफादात पे जद पड़ रही है, तो फिर अपना एक मुख्तलिफ और हो सकता है इंतहाई लायामल इख्तियार करें। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अक्सर हम मिसालें देते हैं ऐसे ही रियासत की, और ख़ास तौर पे जमहूरी इक़्तिदार की जब बात की जाती है तो बड़ी अपने आप को रोशन मिसाल कहता है। लेकिन ये तमाम मामलात और ख़ुसूसन मैक्सिकन बॉर्डर से जुड़े मामलात में अगर हम देखें तो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, और इसके हवाले से ज़रूर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आकर जैसा कि हमने आपसे कहा कि यही
हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ये हमारी जहन साजी करता है, हमारे दुनिया को देखने का जो फ़िल्टर है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करता है और इसी से बहुत सारी कहानियाँ जन्म लेती हैं। डायरेक्टर से बात करेंगे जी फिल्म गुम के कि उनके पास ये स्टोरी कहाँ तक पहुँची, क्या गुमशुदा स्टोरी है, किस हवाले से ये सस्पेंस थ्रिलर हमारे सामने आएगा और कौन कौन से इश्यूज़ को हाईलाइट करेगा। अक्सर ये ट्रेंड देखा गया पाकिस्तान में कि कोई ना कोई सोशल इशू या कोई इस तरह की बात को भी उजागर करने की कोशिश की जाती है ऐसी कहानियों से। तो क्या गुम में भी हम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन अगर आप ख्यालात में गुम हैं तो आप वापस आ जाएं क्योंकि अब हम बात करेंगे मूवी गुम के बारे में। आपको बताते चलें कि ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है जी एक डायरेक्टर्स की जोड़ी का जो कि न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से बाकायदा फिल्म मेकिंग पढ़ के पाकिस्तान आए और यकीनन यहाँ आके उनको लगा होगा कल्चरल शॉक क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी यानी इसको वाकई कहते हैं इट्स अ लेबर ऑफ लव। आपके पास क्रू से लेके प्रोडक्शन हाउसेस को रेजिंग फंड्स टू मेक अ मूवी, हर चीज़ एक चैलेंज है। लेकिन इनकी मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इवन बिफोर द रिलीज़ ऑफ दिस मूवी जो कि इंशाल्लाह ताला 11 जनवरी को पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है, ये 8 मुख्तलिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई और ना सिर्फ सिलेक्ट हुई बल्कि स्क्रीन प्ले के लिए और बेस्ट एक्टिंग के अवार्ड्स भी इसने जीते। तकरीबन 7 अवार्ड्स ये ऑलरेडी बैग कर चुकी है। तो ये तो मेरे और आपके तजस्सुस में और इजाफा कर रहा होगा। लेकिन इनसे मुलाकात से पहले आपको इस मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं ताकि आप फ़ौरन से अपनी एडवांस बुकिंग करें और 11 जनवरी इस मूवी की रिलीज़ को बिल्कुल मिस ना करें। लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर फर्स्ट। जी जनाब, एक्शन, सस्पेंस और बहुत कुछ है जी गुम में। म्यूज़िक सीम्स लॉट नाइस एज वेल। और आपको बताते चलें कि आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट इनके मीडिया पार्टनर्स भी हैं और यकीनन वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द लॉन्च। आप भी यकीनन 11 जनवरी को जाएंगे। लेकिन लेट्स फाइंड आउट मोर कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी जर्नी और ख़ुसूसन मुझे पता है कि अब बहुत सारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स इस फील्ड में यानी कमिंग फॉरवर्ड एज एंड ट्राइंग देयर हैंड एज मूवी डायरेक्टर्स उसमें बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। तो एज अ करियर भी ये कितना चैलेंजिंग है, किस किस्म के मामलात से गुजरना पड़ता है, ये हम जानते हैं। वी हैव विद अस कंजा ज़िया एंड अमार लसानी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। Thank you for having us. योर प्रोडक्शन लुक्स अमेजिंग और ये मेरे ख्याल में सिर्फ तारीफ की बात नहीं है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ ऑलरेडी वॉन 7 अवार्ड्स इंटरनेशनली। कैसा लगता है कंजा जब आपकी इतने सालों की मेहनत जहाँ पे वाकई आप खुद गुम हो जाते हैं एडिटिंग में और आपको पता नहीं होता कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है भी या नहीं, और फिर लोग जब आपके काम को सराहें? इट फील्स ग्रेट। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे गए, पाकिस्तान इतना रिप्रेजेंटेड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से। सो वहाँ पर जाना, पीपल फाइंडिंग आउट कि अच्छा दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी फिल्म्स बनती हैं और ऐसी बनती हैं, एंड देन वी विनिंग अवार्ड्स अमंग फिल्म मेकर्स जो कि पूरी दुनिया से आए होते हैं। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, यू नो, यू फील प्राउड टू प्रेजेंट योर कंट्री। सही। और क्योंकि आप दोनों ने बाकायदा ये पढ़ा है, अमार मैं जानना चाहूँगी जैसे कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेरे ख्याल में डॉलर वैल्यू के हवाले से या फिर रीच के हवाले से छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं लेकिन अपने आप में बहुत मजबूत हैं। मिसाल के तौर पे कोरिया की अगर हम बात करें, चाइना, जापान, ईरान। सो आई मीन पाकिस्तानी मूवीज़ का अभी आप समझते हैं कि हमने अपना बिज़नेस मॉडल या अपना किबला किसको बनाया हुआ है? क्या हम हॉलीवुड बॉलीवुड बनना चाहते हैं या हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग छोटी इंडस्ट्री लाइक द पर्शियन सिनेमा बनना चाहते हैं? आई थिंक इस वक्त जो हमारी कोशिश थी वो ये थी कि हम एक अपना जॉनरा, एक अपना स्टाइल डेवलप करें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये है कि वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग बॉलीवुड। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जी हम कॉमेडी, अच्छा चलो कॉमेडी बना के देखते हैं, शायद वो चल जाए, फिर थोड़ा बहुत रोमांस भी होना चाहिए, म्यूजिक भी होना चाहिए। तो वी लाइक समवेयर इन द मिडल। आई थिंक हम बॉलीवुड ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वी कैन नॉट compete with Bollywood. They have big budgets, they are very professional. I think हम जहाँ उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं वो कंटेंट है, and this is exactly what we tried. राइट। और आप लोगों के लिए जो एक कहता है ना कि अच्छे डायरेक्टर्स हमेशा स्टोरी की तलाश में होते हैं, एंड आई एम श्योर कि अक्सर पाकिस्तानी मूवीज़ देख के, बल्कि अक्सर मूवीज़ देख के ऐसा लगता है कि वो क्लैरिटी कि मेरी स्टोरी का महवर क्या है लोगों को अक्सर पता नहीं होता। वो बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोगों ने अपनी स्टोरी कैसे ढूंढी गुम की? एक्चुअली जब हम मास्टर्स कर रहे थे उस दौरान काफ़ी सारे स्क्रीन प्लेस थे हमारे पास। तो गुम वो समथिंग जो हमें हमेशा हिट करता था।
बिकॉज व्हेन वी केम बैक हियर हमने देखा एक रोमांटिक कॉमेडी की ना बहुत लहर चली हुई है। हमने कहा कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, समथिंग दैट यू शुड गिव, मार्केट भी देखना चाहती है ऑडियंस, ट्रेंड भी देखें, अगर चैलेंज ज़्यादा होता है। आई थिंक वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अच्छा। जहाँ पे मैं थोड़ा लैक करता हूँ वहाँ ये बहुत अच्छी हैं, जहाँ ये इतनी अच्छी नहीं वहाँ मैं कवर कर लेता हूँ। यू नो आपके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, अब क्योंकि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, डू दे एवर ट्राई टू प्ले यू ऑफ अगेंस्ट ईच अदर? वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज 100%। एंड एक और ये चीज़ है, एक सेम पेज पे हम इसलिए होते हैं कि हमारा प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमने जो झगड़ना होता है, लड़ना होता है, जो स्क्रिप्ट पे बहस करनी होती है वो हम पहले से पहले हो चुकी होती है, और वहाँ पे क्रू के पास इस तक ये सारे मसाइल नहीं पहुँचते। लेकिन मजीद जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं जी इनके पास ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुम, वो हमसे शेयर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। टीजर देख रहे थे जनाब आप गुम का, और गुम की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। अब हमारे सेट पे यानी आज पाकिस्तान में हुई है हीरो की एंट्री, यानी हम बात कर रहे हैं समी खान से। समी खान है स्पेशली बाकायदा जी, ये बिल्कुल वो हीरो वाली एंट्री है, क्योंकि अभी 5-10 मिनट पहले इनका प्लेन लैंड किया कराची एयरपोर्ट पे, फिर हमारी गाड़ी इनको फ़ौरन से भगा के सायरन बजाती हुई यहाँ लेके आ गई, भागते भागते ये हमारी स्टूडियो में एंटर हुए, जैकेट उतारी और यहाँ पे बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हीरो की एंट्री हो तो फिर ऐसी हो। नहीं, बस मेरा तो ख्याल था कि वही जहाज से कैप्चर करके लाते, लेकिन उस लाइव इश्यूज हो गए। हमारा वो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे बन रहा है, अगली दफा हम आपको यहीं। वेदर भी थोड़ा ठीक नहीं था, आज फॉग थी ना ज्यादा, स्मॉग चल रही है जरा। आप बताइए क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक। सबसे पहले जी हमारे साथ साथ हमारे इस पूरे स्टूडियो में बड़ा एक्साइटमेंट थी, यानी अरशद भाई अभी 5 सेकंड पहले एड टीजर के दौरान ही अपनी चाय लेके एंटर होने वाले थे। हाँ, मैं वो बेचारे वहीं पे अबाउट टर्न हो गए, लेकिन बहुत एक्साइटेड थे सभी समी से मिलने के लिए। आई एम सॉरी, आप लोग मेरी तरह अभी सेकंड ग्रेड सिटीजंस फील कर रहे होंगे, लेकिन डायरेक्टर का काम ना वहीं तक होता है, एडिटिंग रूम तक, उसके बाद फिर बाबा हीरो और हीरोइन की होती है। लेकिन हमें बनाने वाले यही लोग होते हैं। हाँ जी, ये आप कौन सा वाला बनाने वाला कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली स्क्रीन पे प्रेजेंट करने वाले की हमेशा मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर्स का विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस प्रोजेक्ट पे स्पेशली मैं उनके सामने कहता हूँ कि आई ट्रस्टेड देयर विजन, कि आज जो विजन है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और आपके विजन की वजह से मैं हामी भर रहा हूँ करने। पहले लोग कहते थे अच्छा शौहर या अच्छी बीवी किस्मत से मिलता है, इंडस्ट्री में लोग कहते हैं अच्छा डायरेक्टर बड़ी किस्मत से मिलता है, और ये तो माशाल्लाह पढ़े लिखे देख के आए, और हम हमसे आने से पहले आपकी यही बात कर रहे थे कि चैलेंजेस भी बड़े होते हैं, आई मीन कमिटमेंट के, बिकॉज ऑफ कोर्स नेशन स्टेज पे भी हैं, बहुत सारे एंगल्स पे अभी हम सीख रहे हैं, उन मराहिल से गुजर रहे हैं। बट समी लुकिंग ग्रेट। हम अभी जाना हमने कि ये जो जंगल आप देख रहे हैं ये मरगरा हिल्स हैं, इन्होंने जो शूट्स जो लोकेशन पॉइंट्स सिलेक्ट किए वो काफ़ी डीप इनसाइड थे, और बहुत चलाया जी। समी ने कहा कि मैंने जिम छोड़ दिया था, मैं सिर्फ यही कर रहा था। इट वाज नॉट इजी एक्चुअली। होता वही है कि देखने में आपको लगता है कि शायद ये शूट कर लिया हो कहीं पर, लेकिन एक्चुअली जब हम ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं, जब हम शूट पे मैं भी गया था तो मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी मुश्किल शूट होगी, लेकिन जब वहाँ गए तो एक पॉइंट था, उससे आगे आपको पैदल ही जाना था, और वो पैदल या तो 20-25 मिनट की वॉक है, या वहाँ पे हमारे जो स्पेशल लाइन प्रोड्यूसर्स होते थे बेचारे, वो बाइक तो बारिश भी हो रही है, शुरू में गला भी दबा, कुछ सीक्वेंस है, एंड आई हैड टू टर्न लाइक दिस, तो कुछ इस तरह पानी गया है कि मुझे लगा क्या हो गया, सुनाई नहीं दे रहा कुछ इस कान से। सीक्वेंस हम 5 दिन शूट भी करते रहे, तो मुझे सुनना इस कान से सुनाई नहीं दे रहा था कुछ, यानी कुछ भी नहीं। मैंने कहा हुआ क्या ये, मैं बात भी करके सुन रहा था, वो जो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, आपके साथ असल में हो गया, एक से सुनना दूसरे निकल नहीं रही थी। तो सभी अब यानी व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस? एक तो आई थिंक कांग्रेचुलेशंस इज ड्यू, कंजा और अमार मुझे बताए थे कि आप लोग 8 मुख्तलिफ फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई, 2 में आपको बेस्ट एक्टर का भी उन्होंने अवार्ड दिया, क्रिटिकली अक्लेम्ड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां हैज़ बीन वेरी काइंड टू यू। आज प्रीमियर है, 11 जनवरी को रिलीज है, क्या एक्सपेक्टेशंस है मूवी से? एक्सपेक्टेशंस पहले तो मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनली हमें जो अवार्ड्स मिले हैं, मुझे लगता है स्टोरी इज लुकिंग वेरी डिफरेंट, द नेम इज वेरी डिफरेंट। जिससे आपने कहा, हम यही अभी बात कर रहे थे कि रोम कॉम में चलो एक हुक ये होता है कि इंसान बार बार देखना चाहता है, किसी गाने की वजह से, किसी सीक्वेंस की वजह से, किसी डायलॉग की वजह से। सस्पेंस का एक जो पॉसिबल डिसएडवांटेज है कि एक दफ़ा आपने देख ली, यू नाउ नो कि व्हाट इज द थ्रिलर ऑल अबाउट। नहीं, लेकिन देखें, आई स्टिल रिमेंबर कि अभी भी टेकन फिल्म लगी होती है तो आप यू स्टार्ट वॉचिंग इट कहीं से भी। उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत डिफाइन कर दिया गया है कि कमर्शियल सिनेमा। सही। अच्छा, कमर्शियल सिनेमा हमारे यहाँ डिफाइन कर दिया गया सिर्फ रोम कॉम से, कि जो फिल्म रोम कॉम होती है वो कमर्शियल होती है। इंटरनेशनली कमर्शियल हिट्स हॉरर मूवीज भी होती हैं,
आपकी साइफाई मूवीज भी होती हैं, और अब तो फैंटेसी सब होती हैं। फैंटेसी हैज बिकम सच अ बिग जॉनरा जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा मुझे कहा जा रहा है, एक तो हमने टेलीफोन लाइन्स भी खोल दी हैं, अगर आप समी से, हमारी टीम से, अम्मारन कंजा से बात करना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए आई यू एक्साइटेड अबाउट द पाकिस्तानी सिनेमाज। ये बड़ी डिफरेंट मूवी है, इसमें कोई मुझे ह्यूमर उस तरह का नहीं लग रहा जो स्लैपस्टिक ह्यूमर कहते हैं कि जी अभी तक पाए इन द फेस पे ही पाकिस्तानी ऑडियंस हंसती है। बड़ा मुख्तलिफ रिफाइंड किस्म की मूवी हमारे सामने आ रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू 11th of January। और मुझे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सभी से ही हम नीलामघर टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी बैठे हुए हैं तो अच्छे अच्छे बन रहे हैं। ये हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, हम हमेशा एक ही पेज पे होता है। हमारी किताब में है ही एक सफ़ा जिस पे हम होते हैं। इनके साथ अच्छा आधी लड़ाइयाँ होनी थी, उन्होंने पहले कर दी, हमारे सामने लड़ाई नहीं की उन्होंने। अच्छा, और बाकी ये एक ही सफ़े पे होते थे, एस्थेटिक्स एंड अदरवाइज। होमवर्क बहुत स्ट्रांग था। मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि जब स्क्रिप्ट मैंने आज भी अपने फोन में देखा था, 45th ड्राफ्ट था स्क्रिप्ट का, शायद मेरे पास जो आया था 45th ड्राफ्ट, यानी उन्होंने 45th ड्राफ्ट एक्टर को भेजा और उसके अंदर सेकंड्स तक मेंशन थे कि ये सीन इतना सेकंड का है, सब कुछ इन्होंने। और एक मजे की बात है, कई दफा क्या होता है जब सेट पे जाते हैं ना, आप चेंज करते हैं चीजों को, इन्होंने नहीं की। एक्स्ट्रा ट्रबल। कंजा, लेकिन नेक्स्ट मूवी कब बनाने का सोचेंगी आप, या आप समझती हैं अभी ब्रेक चाहिए सिद्रा, अभी थोड़े दिनों तक हम कुछ नहीं करना चाहते? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो यस, बट वी हैव ऑलरेडी वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट्स, बल्कि हमारे एक आधा स्क्रिप्ट हमारा फाइनल भी है। सही, तो we'll immediately start working. And again it's going to be a suspense and a thriller? No, that's actually comedy. अच्छा, comedy wrapped with a very unique story. Again, it's a unique story. Yeah. जरा हटके, वो जो हमारा फेवरेट है, वो जरा हटके मूवी बनाना चाह रहे हैं हम। समी, आपको पता है आपके आने से पहले इनसे मैंने पूछा कि कास्टिंग कैसे की, तो कहने लगे समी हमारी फर्स्ट चॉइस थे। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने कोई वजीफा किया था कि समी हाँ भी कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पूरा यकीन था। आपने हाँ क्यों की इस प्रोजेक्ट के लिए? हमारे यहाँ पर अगर मैं पहला ऑनेस्टली बताऊँ, सबसे पहली बात तो ये थी कि उस 45th ड्राफ्ट पढ़ के उतना सब तक कितना होमवर्क किया हुआ है, लेकिन जो बेसिक रीज़न है, हमारे यहाँ टीवी का कंटेंट भी बहुत लिमिटेड है। अगर आप देखें ड्रामे क्या बनते हैं, सास बहू, फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर, या किसी इशू बेस्ड, हीरो है, हीरो को हीरोइन नहीं मिल रही, उससे शादी नहीं हुई, उससे हो गई, उसकी बहन को पसंद करता था, दूसरी बहन से हो गई, वो किसी और, उसके साथ किसी और से हो गई, इसके अलावा इश्यूज नहीं है। कल यही बात कि पाकिस्तानी गुड लुकिंग आदमी अगर पाकिस्तानी ड्रामे में होता है वो एक शादी नहीं करता, ये क्या मसला है? हालांकि ये हमें मैसेज देना चाहिए कि एक भी बहुत होती है। उससे पहले हमने एक शो किया था दूसरी बीवी के हिसाब से, उसमें भी सब नहीं एक कहा था। द थिंग इज कि टीवी आपके मास्टर की तरबियत भी करता है, बिल्कुल। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि टीवी पे क्या दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत लिमिट, जिस तरह मैंने अभी सुना कि रिसेंटली कुछ पैम्बर ने भी एक्शन लिया इस बारे में कि सास बहू, और आप औरत को उस तरह डिपिक्ट मत करें कि जो सोसाइटी के अंदर एक गलत इंपैक्ट क्रिएट करे। तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जिस तरह मुझे अभी याद है, हम अक्सर लोग कहते हैं कंटेंट वाइज किया, मैं कहता हूं यार हम पुराने ड्रामे सुनते हैं, फिशार पुराने ड्रामे कभी पुराने देखते हैं, तो उनमें एक सोशल मैसेज भी होता था, बंदों की कहानी भी होती थी, बंदे सोशल इश्यूज क्या फेस करते हैं, सिर्फ घरेलू इश्यूज के अलावा और भी बहुत इश्यूज होते हैं। तो हमारे यहाँ कंटेंट बहुत लिमिटेड है टीवी का। अच्छा समी, वील कंटिन्यू दैट थॉट। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? सना आजम बात कर रही हूँ, नॉर्थ नाजमबाद से। जी सना, क्या कहना है? मैं आपकी इस शो पे मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जबरदस्त, आपके लिए देखें हमने समी को बुलाया। क्या कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? इनकी मूवी रिलीज हो रही है 11 जनवरी को, आपने जरूर देखनी है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी ऐसे एक्टर्स आ गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है। हमें बहुत खुशी होती है अपने एक्टर्स को देख के। बात कराइए आप मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, आप समी आपकी बात सुन रहे हैं, बात कीजिए। बिल्कुल, आप लोगों की मोहब्बत के बगैर जब तक आप हमें पाकिस्तानी एक्टर्स को ओन नहीं करेंगे, हम कभी बड़े स्टार्स नहीं बनेंगे। तो आप लोगों के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आगे जाएं। जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है सना, कहती रहिए। और कोई मैसेज देना चाहती हैं, कोई बात कहना चाहती हैं समी से? नहीं, बिल्कुल ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन लोगों को और मजीद तरक्की दे और हमारा मुल्क इसी तरह हमारे मुल्क का नाम इसी तरह रोशन होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सना फॉर कॉलिंग। समी, फैंस आपके जबरदस्त आपको सुन रहे हैं। इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप कुछ कह रहे थे अबाउट द कंटेंट। कंटेंट, अच्छा हमारे यहाँ टीवी का बहुत लिमिटेड कंटेंट है। अच्छा, अगर कॉमेडी में जाते हैं तो कॉमेडी 8 से 9 मेन स्लॉट पे नहीं चलता, बहुत कम, वो सिटकॉम में आ जाता है। इट्स अ डिफरेंट जॉनर हमारे यहाँ। सस्पेंस थ्रिल टीवी पे है ही नहीं, होता ही नहीं है, सिनेमा में भी नहीं है। एक जमाने में हम मिस्ट्री थिएटर और एक दौर में होते थे, अब नहीं, पिछले 5-7 साल से नहीं है। अच्छा, फिर
सिनेमा में भी कहीं नहीं है अभी। Exactly. यानी अभी आपको सिनेमा में पिछले 5-10 साल में कोई सस्पेंस थ्रिल आपको फिल्म पाकिस्तान में नजर नहीं आती। True. तो वो अट्रैक्शन है फिल्मों की तरफ मैं ऑलरेडी साल आ रहा हूँ, आई हैव अदर रिलीजेस एज वेल, लेकिन कंटेंट वाइज मैंने कहा सस्पेंस थ्रिल और कोई नहीं है, सो दिस इज अ डिफरेंट जॉनर जो कि मैं नहीं कर रहा, ना कभी किया है, सो व्हाई नॉट। कोई ऐसा पॉइंट जो आपने मूवी में अगर देखा हो, मैं बल्कि ब्रेक से वापस आके समय से पूछूंगी कि कोई ऐसी चीज़ जो इनको थोड़े ये हिचकिचा रहे हो स्क्रिप्ट में देख के, लेकिन फिर डायरेक्टर्स ने इनको कन्विंस किया हो कि ये तो करना पड़ेगा और इसी पे तो ऑडियंस की ताली मिलेगी। ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आपने देखा कि आप बहुत जल्द 11 जनवरी को देखेंगे समी को बतौर असद के और इनकी हीरोइन शामीन को एज दुआ। सबसे पहला सवाल कि ये तो बड़े आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कंजा मुश्किल नामों का, कुछ अजिया, कुछ यानी ऐसा नाम जो आपने सुना ही ना हो। ऐसा थोड़ी कि आपके भाई का भी वही नाम है, चचा का भी वही नाम है, आपने बड़े आसान नाम रखे हैं यार। वही बात है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो ऑडियंस दिख रही है दे शुड बी एबल टू रिलेट देमसेल्व्स। और सेकेंडली हमने कैरेक्टर्स के नाम रखे थे उनके ट्रेट्स, कैरेक्टर ट्रेट्स के मुताबिक। बहादुर को कहते हैं आई थिंक, शेर को कहते हैं, शेर को कहते हैं, सॉरी, यस। और दुआ कभी इट्स the hope, I think, the hope angle of it. So that's what we went for. So it was very symbolic, well thought that way. And what about Shamoon's character? What's it called? Heather. So Heather and Asad both are the shares. Yes. दोनों हैं लेकिन दोनों के पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो समी आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो मैं पूछ रही थी कि कोई चीज़ स्क्रिप्ट में ऐसी कि यार ये मैं कैसे करूँगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस था। और वो जब लिखा हुआ था वो there's a sequence in which एक सांप ने मेरे पास आना है, बहुत करीब आना है, बहुत ही करीब इन्होंने लिखा हुआ था। तो मेरा ख्याल था शायद वो बाद में सीजी वगैरह पे कर लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक्चुअल सांप कर रहे हैं। मैंने कहा ओके फाइन, मैं देखता हूँ जितना थोड़ा दूर होगा। मुझे याद है कि जब वो आते आते जब वो यहाँ तक पहुंचे तो मैं उठ के भाग गया था। हमने कहा ये गुम से एकदम मैं नागिन 3 में कैसे आ गया? मैंने कहा नहीं, मैं इतना करीब नहीं, थोड़ा दूर रख लो, कुछ इसको मैनेज कर लो, लेकिन फिर थोड़ी टेक्स लगी, बट देन वी मैनेज्ड इट। थोड़ी देर बाद हो गया। फोबिया और वाज इट अ बिग कोबरा और समथिंग लाइक दैट? कोबरा तो सही ठीक ठाक, ये लगा बड़ा नहीं था, ये प्रॉपर सांप होता है। सांप होता है। सांप को कौन बताया हम एक्टिंग कर रहे हैं? उसको कौन कहे कि तुम छोटे सांप हो, तुम बड़े सांप हो, तुमने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना, तुमने सिर्फ करीब से गुजर जाना है। कट जब डायरेक्टर बोले तुम्हारा सीन पहली दफा जब आया तो मैं हिल गया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद फिर हो गया था। अच्छा, वो भी मानूस हो गया उसको। वो कहाँ से आया था सांप? आपने उसको स्पेशली मंगाया था कहीं से? जी बिल्कुल स्पेशली अरेंज हुआ था, बट नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। ये मैं खुद आपको बता देती हूँ। जी एक हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? राबिया साजिद नियाज़ी मियावाली से। जी क्या कहना चाहेंगी? समी खान से बात करनी है। बिल्कुल, आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप भी समी की फैन लग रही है मुझे। 11 जनवरी को मूवी आ रही है, इनकी जरूर देखनी है आपने। जी ये हमारे मियावाली के हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल मियावाली मेरा जो आबाई गांव है दैट इज ईसा खैल, तो मियावाली में ही है। आप ईसा खैल से हैं भाई? जी मेरे अम्मा अब्बा दोनों ईसा खैल से हैं, लेकिन मेरी पैदाइश लाहौर में पला, लेकिन अभी भी मेरे आधी फैमिली वहीं पर ही है, काफी रिश्तेदार वहाँ पर हैं। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे भाई से आपकी शक्ल मिलती जुलती है, आसिफ नियाज़ी से। अच्छा सही आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपको मिले थे इस्लामाबाद, मरी गए थे वो। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बल्कि एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी कल इंशाल्लाह फिल्म रिलीज हो रही है गुम, तो आप लोग जरूर सिनेमाज में जाएं, उसको देखें और हम अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे आपको कैसी लगी। आपका पीटीवी होम पे एक ड्रामा आया था जो बांसुरी बजाते थे आप। जी मैं ड्रामा था मैं कुछ साल पहले आया था। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। देखिए फैंस को हम अक्सर कहते हैं कि समी आप अभी बता रहे थे कि जो ऐसी है तन्हाई का मैंने जिक्र किया, साल हो गया है, लेकिन अब माशाल्लाह क्योंकि हम आपको इतना फ्रीक्वेंटली आपका कोई ना कोई ड्रामा रिपीट हो रहा होता है, तो वो राब्ता आपका लोगों से रहता है, और राब्ता जरूरी भी है जी। राब्ता जिसमें मैं भी पिछले दिनों बता रहा था कि लास्ट ईयर मैंने कोई ड्रामा नहीं किया ऐसे तन्हाई, वो मेरा दिल था लास्ट प्ले था, उसके बाद मैंने पूरा साल कोई ड्रामा नहीं किया कि मैं फिल्म से फोकस कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा गिला जो मुझे लोगों से सुनने को मिला वो यही मिला है कि यार आप ड्रामा क्यों नहीं कर रहे।
तो अब मुझे इस बात का एक एहसास ही हुआ है कि ठीक है फिल्म्स है फिल्म्स, लेकिन आपको टीवी भी साथ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ टीवी बड़ा है आपकी। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से आई थिंक 6 से 7 लोग सिनेमा जाते हैं, 6 से 7 लाख लोग सिनेमा जाते हैं जो मैक्स फिल्म बिजनेस करते हैं। अगर 50 करोड़ बिजनेस किया तो उसको 7 लाख लोगों ने देखा होगा। फॉरेन फिल्म्स भी शामिल हैं, इंडियन भी, इंग्लिश भी जो होती है, सारा टोटल सिनेमा गोअर्स होता है। टोटल आबादी के 6 से 7 लाख लोग सिनेमा जाते हैं, लेकिन जो बाकी इतने करोड़ हैं जिन्होंने असल में हमें पहचान दी है, तो आप उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए अभी आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर देम एज वेल। तो लेकिन वही है कि हर कोई ये कहता है टीवी पे क्यों नहीं आ रही फिल्म आ रही, लेकिन टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं वैसे पूछना चाहती थी कि अभी ये जो 2-3 लास्ट प्रोजेक्ट जैसे ऐसी है तन्हाई की अगर बात की जाए, आमतौर पे लोगों का तासुर ये होता है कि हीरोइन हमेशा डैमज़ल इन डिस्ट्रेस होती है, लेकिन इसमें तो आप भी काफ़ी रोए धोए हैं इस ड्रामे में। एक्चुअली उसमें मैसेज क्या था स्ट्रॉन्ग, जो मैं जिस बात को मैं खुद भी सपोर्ट करता हूँ उस मैसेज को, कि हमारे यहाँ मर्द को दिखाया जाता है, मर्द स्टैंड नहीं लेते। सही। मर्द का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अगर मर्द स्ट्रांग होगा तो आपकी पूरी फैमिली स्ट्रांग होगी। True. आपकी औरत भी स्ट्रांग होगी। अगर मर्द वीक पड़ता है तो औरत भी वीक हो जाती है। सभी ओवरऑल जो हम अभी, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बात करें, इन्होंने तो अपने चैलेंजेस बताए और डायरेक्टर शेयर किए, आपने एक पूरी जर्नी देखी है, यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं। इज देयर एनीथिंग यू डोंट लाइक अबाउट द इंडस्ट्री? आप समझते हैं कि भाई, ये नहीं मैं कह रही कि आप उसकी बुराई करें, लेकिन जो चीज़ आप समझते हैं कि इसको बेहतर हो जाना चाहिए सिद्रा अब तक? कंटेंट। मैं ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ कि पिछले साल 2017 के एंड में जब ऐसी तन्हाई की शूट चल रही थी और वो मेरा दिल था, मैं कहा उसके लिए और कोई ड्रामा मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहे थे कि यार ये फिर वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं, वही रेपिटेटिव है वो। एंड ऑनेस्टली मैंने तहिया कर लिया था कि मैं जनवरी के बाद 3-4 महीने काम नहीं करूंगा। आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल ट्रैवल, और उस दौरान कोई और चीज आई तो देन आई विल थिंक कि क्या करना है। सही। लेकिन वो फिर अचानक फिल्म्स आ गई तो फिल्म्स की तरफ चला गया, लेकिन वो कंटेंट ऑनेस्टली मैंने जानबूझ के मैंने ब्रेक मारी क्योंकि कंटेंट समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी जब कंटेंट अच्छा आया हाँ, तो हम ही भर लिए। बिल्कुल। अमार और कंजा, म्यूज़िक, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान में लोग पसंद भी करते हैं कि म्यूज़िकली होती है हमारी तो हर मूवी। आपके लिए इसका म्यूज़िक डिज़ाइन करना, थोड़ा मुख्तलिफ उसको बनाना, ये चैलेंज आपने किसको दिया? डिड द म्यूज़िक ऑफ योर मूवी? उस्ताद रईस अहमद खान डिड। ओके। गाने उन्होंने किए थे, बैकग्राउंड स्कोर हम दोनों ने किया था। अच्छा। आई थिंक हमने बहुत काम किया, इन्होंने सब कुछ वो किया है ना, वो वाली बात नहीं कह रहा। मैं यहाँ पे मैं पहले कमाल की बात, क्योंकि पहले इन्होंने काफी कुछ करवाना था। हाँ। लेकिन होता वही है कि मैंने भी इनसे पूछा क्या कहते हैं, सब हमें खुद करना पड़ा है क्योंकि इनकी एक खास विजन है, हर कोई उस विजन को समझ नहीं पा रहा था। तो अपने विजन के लिए इनको खुद स्टेप मेहनत करना पड़ा। हालांकि म्यूजिक इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट और हमने पहले कभी किया भी नहीं था। इट टुक अस अबाउट 3 months इसका बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा बनाना। और मैं सस्पेंस, एक थ्रिलर के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक तो आई थिंक इट्स द मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि वो आपके सही थ्रिल्स एंड चिल्स के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। या तो आपको व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? और अभी यानी मूवी 2 दिन दूर है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा गाने इसके सुने नहीं है, रेडियो पर रिलीज हो चुके हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसके म्यूजिक का? गाना एक्चुअली विजुअली एक ही रिलीज हुआ है, बाकी गाने हमारी फिल्म में दे नॉट लाइक परफॉर्मिंग सॉन्ग्स, स्टोरी को आगे लेके चल रहे हैं सारे गाने। अब तो मेरे ख्याल में ये भी नया ट्रेंड है, पहले एक ज़माने में 5-5 मिनट का गाना होता था, अब एक अस्थाई, एक छोटा सा उसका कोई पार्ट होता है। 3 सॉन्ग्स हैं और तीनों जो हैं वो स्टोरी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। एक की पिक्चर रिलीज हुई है, बाकी ऑडियो रिलीज हो चुके हैं। अच्छा। और हीरोइन को आपने कोई डांस वांस नहीं कराया? कोई जैसे लोग कहते हैं कि बड़ी जरूरी है भाई, एक ऐसा म्यूजिक नंबर होना बहुत जरूरी है। आइटम नंबर नहीं है, आइटम नंबर आप कहना चाह रहे हैं, आइटम नंबर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और मजे की बात कंजा नहीं गई कि जो भी गाना है आपने देखे लिप सिंक नहीं गानों के, इट्स मोस्टली जितने भी गाने हैं वो कहानी को प्रोग्रेस कर रहे हैं। सही। यानी अगर इस गाने की वीडियो देखें तो इसके अंदर काफी टाइम लैप्स आपको फील होगा कहानी के अंदर। वो वहीं रुका हुआ नहीं है कि सब फिल्म रुक जाए, वो 2 लोग डांस कर लें फिर वापस ओके कहानी रिज्यूम करते हैं, नहीं तो कहानी को प्रोग्रेस करते हैं साथ-साथ। ट्रू। तो वो एक जो टाइम लैप्स सिखाना है, आगे बढ़नी है कहानी में, मोर ऑफ मोंटाजेस। हमारे पास चॉइस थी कि हम इसके ऊपर म्यूजिक रख लें या हम गाना, तो वी वेंट फॉर सॉन्ग्स। और कंसीडरिंग हमारी यहाँ की मार्केट, यस, तो आइटम जो है वो सिर्फ वही सांप है जिसका हमें इंतजार होगा, हम उसको ढूंढेंगे। और उसने मेरा डांस भी करवा दिया लेकिन वो एडिट आउट हो गया, हम बिहाइंड द सीन्स कभी देखना चाहेंगे जरूर। लेकिन सभी कुछ निकालिए डिफिकल्ट शूट्स। नाउ व्हेन यू लुक बैक कंजा, इनसे तो मैंने पूछा, आप लोगों के लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट इस मूवी में कौन सा रहा?
बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं और एक कुछ ऐसे हैं एक्चुअली जो हम रिवील नहीं कर सकते, स्टोरी रिवील हो जाएगी। और अच्छा चलें ये बता दें कि जब पहली दफ़ा फिल्म फेस्टिवल में पहला अवार्ड जब मूवी को मिला था तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? I think it was unbelievable for us. We were very happy. सबसे पहली सिलेक्शन इंडिया में थी इसकी आब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। सही। एंड मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एंड एज फार एज द शूट इज कंसर्न्ड, आई थिंक हमारा जो स्टार्टिंग डे था जब कैमरा ओपन हुआ था, बहुत एक इमोशनल मोमेंट है। यानी एक वो आप रियलाइज करें कि यार इतनी वो जो आपने कहा 45 स्क्रिप्ट्स, कितनी प्री प्रोडक्शन, उसके बाद जब यू फाइनली स्टार्ट रोलिंग, आई एम श्योर कि इट्स दैट मोमेंट दैट यू बीन वेटिंग फॉर। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शाजी बोल रही हूँ। जी शाजी, क्या कहना चाहिए? जो डायरेक्टर है ना, मैं लाइव प्रोग्राम देख रही हूँ गुम फिल्म का, प्लीज उनसे बात करवा दें मुझे। जी जी जी, अमार आपकी आवाज सुन रहे हैं। अमार और कंजा दोनों ने डायरेक्ट की है ये मूवी। जी 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 कहिए, आपकी आवाज सुन रहे हैं ये लोग, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अमार खुद इतने स्मार्ट है तो वो खुद क्यों नहीं हीरो आते इसमें? होए होए होए, ये हम कंजा से भी पूछेंगे। हो सकता है कंजा की तरफ से कोई मुमानियत हो इस बात में। मैं भी इसमें कुछ जी कहना जी, चाहता हूं। और कोई सवाल करना चाहेंगे इनके जवाब से पहले? और बस बेस्ट विशेष है उनकी मूवी के लिए कि नौजवान टैलेंट है, नौजवान लोग आए हैं, जबरदस्त, कामयाब करें। बहुत शुक्रिया, अपने पैशन को पढ़कर तैयार होकर और बहुत मेहनत करके आए हैं। लेकिन आप बताएं जी अमार, ये तो बैठे बिठाए एक्टिंग इज अ होल डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, और जिसका काम उसको साजे। एज अ डायरेक्टर आई थिंक हमारा काम इतना मुश्किल है कि वी कैन नॉट डू जस्टिस। अगर सुभाष घई की तरह बीच में कैमियोज कर लो, अल्फ्रेड हिचकॉक की तरह। अभी माशाल्लाह ये भी खुद गुड लुकिंग हैं, इनके जो भाई थे वो मैं इसको क्यों नहीं कास्ट किया यार? ये सांप के साथ नहीं रहे। नहीं वो नहीं, प्रॉपर माशाल्लाह की फैमिली दे हैव गुड लुक्स, तो मैंने कहा यार ये भाई को क्यों नहीं कास्ट किया यार? तो वो भाई, हालांकि उनकी एक्टिंग बैकग्राउंड भी है, बट नहीं आई थिंक वी शुड डू जस्टिस टू द रोल एंड कैरेक्टर। देखो बुराई की बात भी नहीं, हमारा अच्छी शक्ल है, आप एक्टिंग को समझते हैं, मूवीज को समझते हैं, करने यार अच्छी शक्ल नहीं चाहिए एक्टिंग के लिए। It requires much more than that. लेकिन लोग अस्यूम करते हैं ना कि जब डायरेक्टर दूसरे से काम निकलवा सकता है तो खुद भी कर ही सकता होगा एक्टिंग। आप नहीं समझते? I think किंग से ज्यादा बेहतर किंग मेकर होता है सब। ओए ट्रम्प कार्ड आ गया भाई, उन्होंने कहा आप किंग वो किंग मेकर। समी, आप बिलीव करते हैं इस बात? नहीं एक्चुअली मैं तो हमेशा आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, काम अच्छा है तो क्रेडिट गोस टू मी। मैं ऑनेस्टली नहीं कि ये सामने बैठे हैं, ये कहते थे इस तरह करना है, वो किस तरह करना है, मैं बहस करता था इसको यूं कर सकते हैं, तो कर करा के फिर होती नहीं की मर्जी थी। और कभी सोचा है आपने खुद डायरेक्ट या प्रोड्यूस करने का कोई प्रोजेक्ट? ऑब्वियसली है, लेकिन अभी नहीं। अभी आई थिंक नेक्स्ट ईयर शायद मैं कुछ कोर्सेज, इरादा है कि नेक्स्ट ईयर से मैं कुछ कोर्सेज करूं, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह, तो कुछ हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगा सर। और कंजा, आप खुद एक्टिंग में कुछ इंटरेस्ट रखती हैं? नहीं, मैं आई विल एग्री विद हिम। एक्चुअली हम थोड़ा माइंडसेट भी थोड़ा, जो क्रिएटिव माइंड है ना, यू कैन ओनली गेट इनटू दैट, या आप ऑन स्क्रीन वो जो एक ऑरा होता है उसमें रहें। तो दोनों चीजें ना प्रोग्राम के शुरू में ये भी लोगों को कहा था, क्योंकि खास तौर पे जैसे समी भी कह रहे हैं, अब जिनका इंटरेस्ट है वो चाहते हैं कि वो इसको पढ़कर उसको समझ कर आए। एक तो क्योंकि आप लोगों ने खुद फिल्म मेकिंग पढ़ी है, वो यंगस्टर्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, व्हाट्स योर एडवाइस टू देम? पैशन एंड डेडिकेशन, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पैशनेट हैं, गो फॉर इट, डेडिकेशन के साथ काम करें। यानी इस पैशन को अगर हम और डिफाइन कर दें आवाम के लिए, तो आपको थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा आपके जहन में फुतूर होना चाहिए, वरना ये नॉर्मल लोगों का काम बिल्कुल नहीं। You need a lot of patience for this और work. क्रिएटिव लोगों के मूड स्विंग्स भी होते हैं, राइट? क्योंकि क्रिएटिव लोग आम लोगों की तरह नहीं होते हैं, सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं और वो चीज़ें साथ ही रहती हैं, पूरा पैकेज होता है। तो सभी फैमिली के कभी इख्तिलाफात हुए आपसे कि आप क्योंकि एक सब कहते हैं एक्टर्स अपनी दुनिया में रहते हैं, हम बड़े बड़े एक्टर्स की फैमिलीज़ को उनके शाहरुख खान कहते हैं कि जी गौरी हमेशा मुझे ये एहसास दिलाती है दुनिया के लिए तुम सुपरस्टार होगे, लेकिन ये जो कुछ तुम कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, तो कभी हमें ना जताना। तो आपकी फैमिली ने कभी एक रिस्पॉन्स दिया है कि भाई आप तो अपनी दुनिया में गुम हैं? नहीं, अपनी दुनिया में, आई थिंक यू नीड टू बैलेंस। राइट, अभी आप पे डिपेंड करता है आप कितना करते हैं। जिस मैं भी अभी रिसेंटली, मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही था जब मेरे पेरेंट्स ने कहा था, हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बनेगा। तो हालांकि वही शुरू में मेरे खिलाफ भी थे जब मैं एक्टिंग अच्छा, रेजिस्टेंस दी आपकी फैमिली की तरफ से? वैसे मैं टेलीकॉम इंजीनियर, तो फाइनल ईयर के अंदर फिल्म्स की तरफ, उस इलाके में फिल्म की मैंने, फिर टीवी की तरफ आ गया, फिर 3-4 साल यही था कि यार बस मैं पढ़ने मास्टर्स करने बाहर जा रहा हूँ,
लम्स में एडमिशन लिया, गया नहीं, LSE में एडमिशन लिया, 2 हफ्ते क्लास अटेंड करके छोड़ दी, मास्टर्स नहीं किया, अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, मास्टर्स नहीं किया। तो लेकिन अब फाइनली अब जब मैं कहता हूँ कि मेरा प्लान है कि मैं भी मास्टर्स करके आऊँ फिल्म मेकिंग में, अगर टाइम मिल जाए, बिकॉज़ दैट्स योर पैशन। एग्जैक्ट। तो अब पेरेंट्स भी कहते हैं कि फाइन, जो करना है तुम, नाउ यू नो व्हाट टू डू। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट योर सिबलिंग्स? आपके कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई और 1 बहन है। और सब कोई और मीडिया में नहीं है? एक तैफूर है, वो भी ही इज एक्टिंग एंड ही इज आल्सो डायरेक्टिंग एंड इनटू प्रोडक्शंस एज वेल। तो आपने रास्ता बनाया, अब पीछे बस लोग आ ही गए। नहीं, वो कारवान बन गया। इनफैक्ट मुझे पहली बार कैमरा उन्होंने फेस करवाया था, तो ही वाज मोर इनटू म्यूजिक, ही हैड अ बैंड, तो म्यूजिक वगैरह करते थे, तो उनके थ्रू एक हुआ चीजें, फिर आहिस्ता चीजें हो गई। बट जिससे पहले उन्हें मुझसे ज्यादा एक्टिंग की ऑफर होती थी। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग इट अप। मैं जैसे आपको बताई थी कि रिसेंटली आई हैड अ टॉक एट IBA, तो वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ख्वाब या हमारा पैशन मुतरादिफ है, इन कॉन्फ्लिक्ट है विद व्हाट आवर फैमिली सेज। तो समी, व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दैट टाइम व्हेन देयर वाज रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे यंगस्टर्स गिल्ट में चले जाते हैं, यू नो, माँ बाप हमसे खुश नहीं है, हम क्या करें, हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपका क्या मशवरा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ट्रू। अगर आप किसी सही मकसद के लिए आ रहे हैं ना, तो फिर आपकी एनर्जी सही रहती है एंड वन डे यू प्रूव कि आप सही करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं गया था, मेरे वालिद साहब को पता चला कि ये एक्टिंग कर रहा है, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा, कहते जब मैंने जॉब की थी, इंजीनियरिंग की थी, मुझे जॉब नहीं मिली थी 1.5 साल, तो मैं ज़मीनों पर रहा था, कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये मैंने जॉब शुरू की। तो फर्ज करो तुम्हें जॉब नहीं मिली 1.5 साल, जो करना है करो, 1.5 साल बाद मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आने चाहिए। सही। तो एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन थी आपके और पास। सख्ती भी थी, यानी उन्होंने ये किया था कि मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। वाओ। तो यानी तमाम जुल्म भी हुए अपने आप को, लेकिन वो जरूरी थे। बिल्कुल। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैंने कहा कि पॉकेट मनी कहते क्या करो आज, मैं एक्टिंग खुद करो, जो करना पढ़ने के लिए जाना तो ये लो पैसे जो पढ़ के आओ। सभी, थैंक यू सो मच फॉर ड्राइविंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज होम। हमारी प्रोग्राम की शुरुआत फैसले से हुई थी। अगर आपने फैसला लेना है और आप फैसला कर चुके हैं, देन यू हैव टू गिव इट योर ऑल। वंस अगेन 11 January, गुम इज रिलीजिंग इन पाकिस्तान। वी हैड द ऑनर ऑफ हैविंग अमार, कंजा एंड समी ऑन द शो। इनका बेबी प्रोजेक्ट है जी, प्रोजेक्ट ऑफ लव एंड पैशन, जरूर देखिएगा। और हमारी आपकी दोबारा कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, खुदा हाफिज।